अस्सलामुअलैकुम, उमर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे और ये हमारा इस सिलसिले का सेकंड जो है लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने आपको पिछले जितने भी प्रीवियस पास्ट ईयर्स के जो एमसीक्यूज़ थे उसके हवाले से आपको ब्रीफिंग दी थी। आज हम जो है फर्दर जो है 5 ईयर्स जो हैं, बल्कि 10 ईयर्स कह लें, क्योंकि पिछले 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी आपके एमसीक्यूज़ आए उन सब की इंशाल्लाह ताला हम डिस्कशन करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज़ से। तो हमने लास्ट टाइम तक एमसीक्यू नंबर 54 तक डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 55 से। ठीक है भाई। तो 55 एमसीक्यूज़ हमसे कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड, कि जब कभी भी कन्वर्जन होती है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में तो उसको क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात जो एमसीक्यूज़ आता है ना तो उसमें सिग्नल्स को आगे पीछे कर देता है। जैसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी पूछ सकता है कभी, तो उसमें होता ही है कि अक्सर आंसर सही पता भी होता है लेकिन फिर भी जो है ना गलती हो जाती है, क्योंकि ये मिलते जुलते इसके आंसर्स होते हैं, मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। तो अब इसको दिमाग में कैसे रखें, इसके लिए आप इस तरीके से ये याद रखें कि जब कभी भी आप, चूँकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है ना, डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी पे वो चलता है, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिजिटल जो है सिग्नल्स पर होती है। लेकिन जब कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना हो डाटा ओवर द टेलीफोन लाइंस, ठीक है ना, या एनालॉग मीडियम के ऊपर, तो आप डिजिटल डाटा को जब सेंड करते हैं, यानी कि आपकी जो सेंडिंग वाला फेज़ होता है जिसमें डिजिटल डाटा एनालॉग में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से जब आपको रिसीविंग होती है, यानी कि टेलीफोन वायर से नेट आ रहा है और फिर आपके कंप्यूटर में जो है उसके सिग्नल्स, उसका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब चूँकि जो डाटा एनालॉग होता है उस पर तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलता, हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर चलता है, तो लिहाजा एनालॉग सिग्नल्स को कंप्यूटर में रिसीव करते वक्त ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से समझ के याद रखिएगा, और जब एमसीक्यूज़ आए, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, तो उसको पहले तामुल से पढ़िएगा कि आपकी कौन से सिग्नल की कन्वर्जन हो रही है। डिजिटल टू अगर एनालॉग है तो वो फिर आपकी मॉड्यूलेशन है, और अगर एनालॉग से डिजिटल है तो उसको कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ हमारा बी आंसर करेक्ट है। अब 56 में हमसे पूछा है मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट साइमल्टेनियसली। तो लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में, कि सिंप्लेक्स यूनी डायरेक्शन होता है, सिर्फ वन डायरेक्शन होती है। हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी एक वक्त में सिर्फ एक काम हो सकता है मीडियम पे, लेकिन एक ही वायर या एक ही मीडियम के ऊपर आप सेंडिंग रिसीविंग दोनों कर सकते हो। तो इसका यही बात इसमें भी पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, हाफ ड्यूप्लेक्स। और अगर एक ही वायर के ऊपर एक ही वक्त में बैक वक्त दोनों जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग पॉसिबल हो तो उसे फुल ड्यूप्लेक्स कहते हैं। ओके, 57 कहता है एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल इज़, कि एक्सेल फाइल का स्प्रेडशीट के जो फाइल्स हम बनाते हैं उस पर उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, XLS जो होता है ये एक्सेल शीट को शो करता है। ठीक है भाई। ओके, 58 तो बहुत आसान है, दिस इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा है जो कि एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो मैकफी जो है ए ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे जो वॉर्म है ये तो खुद हमारे पास एक मेलवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स भी मेलवेयर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ब्राउज़र है। ओके, फिर उसके बाद 59 हमसे पूछता है कि द पार्ट ऑफ द CPU दैट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, कि CPU का वो हिस्सा जहाँ पे सारी अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है। तो ये तो हमें मालूम है, प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ चुके हैं, इसे हम ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नंबर 60 में कहता है दिस MS Excel फॉर्मूला एड्स द कंटेंट्स ऑफ गिवन सेल्स। अब आपको सेल दे दी है A1 से लेके A5 तक, पता है कौन सा इसमें से करेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने को सम करना भी कहते हैं, और सम के लिए जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि A1 से A5 तक अगर आपको सम करना हो तो आप उसको इस तरीके से इस सेंटेक्स में लिखेंगे। तो ये A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 61 MCQs में कह रहा है 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू, कि 1 KB किसके बराबर है। हमेशा याद रखिए कि जितने भी मेमोरी के सब्सिक्वेंट यूनिट्स होते हैं हायर, उन सब में सिर्फ और सिर्फ 1024 नंबर का फ़र्क होता है। और अगर आप प्रीवियस से आगे जंप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस यूनिट है वो 1024 के आगे लिखा जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पर तो हमारे पास बिट होता है,
ठीक है ना, सिंगल 0 या 1 को बिट कहते हैं। अगर सबसे पहले 4 बिट्स मिल जाएं तो वो निबल कहलाता है। मगर निबल एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम कैलकुलेशन के हिसाब से मेजर नहीं करते, यानी कि वो थ्योरेटिकल यूनिट है लेकिन उसको मेमोरी के मेजरिंग यूनिट में काउंट नहीं किया जाता। कम से कम हमारे पास 8 बिट्स का एक सिग्नल बनता है जिसको हम 1 बाइट कहते हैं। फिर 1024 बाइट्स मिलते हैं तो फिर वो किलोबाइट बनता है। तो यहाँ से किलोबाइट पूछा है तो बी ऑप्शन 1024 बाइट करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर 62 कहता है अ माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? ये तो बहुत ही बच्चों जैसा पता है हमें, माइक्रो प्रोसेसर में से कोई गुलाब जामुन थोड़ी निकलेगी। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं, ALU एंड CU। अच्छा, एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ है कि यहाँ ALU एंड MU पे निशान मत लगा दीजिएगा। MU मेमोरी यूनिट को शो करता है और मेमोरी यूनिट जो होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर प्राइमरी मेमोरी इंटीग्रेट होती है, और जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी इंटीग्रेट होती है वो रजिस्टर्स और कैशे की सूरत में होती है। अच्छा, नंबर 63 कहता है OSI मॉडल हैज़। OSI मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं? तो हमें पता है OSI मॉडल्स के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 लेयर्स। नंबर 64, इन फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा ट्रेवल्स इन। कि फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन में डाटा किस तरह से ट्रैवल होता है? एक डायरेक्शन में? नहीं, ये तो सिंपल वाले में होता है। इसी तरीके से पैरेलल डायरेक्शन? नहीं, ये भी नहीं। 2 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम इसका अभी पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस हिसाब से अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। अब चलते हैं 65 पे। एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। तो MS वर्ड फाइल का इसमें से एक्सटेंशन कौन सा होता है? MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन पहला वाला ऑप्शन steric.doc। तो .doc ये एक्सटेंशन होता है, या .docx लिखा हुआ हो तो भी वो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। PPT जो है सेकंड, ये पावर पॉइंट की जो फाइल प्रेजेंटेशन फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है। BMP जो है वो आपके बिटमैप इमेज का जो है किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। और XLS स्प्रेडशीट यानी ये MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन है। अच्छा भाई, 66 कहता है दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू रिमूव वायरसेस। कौन सा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वायरसेस को रिमूव करने के लिए? तो हमें मालूम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये काम करता है। तो काफ़ी आसान MCQs आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 67 की तरफ। अनदर नेम फॉर सेकेंडरी स्टोरेजेस। सेकेंडरी स्टोरेज का एक और दूसरा नाम जिससे हम उसको जानते हैं वो क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सिलियरी। ठीक है, बाकी सारे तो ऑप्शन, मेन मेमोरी तो हो नहीं सकता, डेंसिटी भी अजीब सा ऑप्शन है और मेमोरी भी। तो ये करेक्ट आंसर जो है सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल है? तो लफ्ज़ वॉलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए आपको। वॉलेटाइल एक ऐसी मेमोरी को कहते हैं जिसके कंटेंट्स जो होते हैं वो जब पावर ऑफ होता है तो उसके कंटेंट्स उड़ जाते हैं। ये समझ लें पेट्रोल या ईथर की तरह होता है कि भाई उसको अगर आप खुला छोड़ेंगे तो उसको जो है वो इवेपोरेट जल्दी से हो जाता है, तो वो वॉलेटाइल होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास वो मेमोरी जो कि जैसे ही पावर ऑफ होती है उसके कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं तो वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बाकी सारी जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज़ होती हैं वो परमानेंट मेमोरीज़ होती हैं, उनके कंटेंट्स जो है वो पावर आउटेज से जो है डिलीट नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है रैम है, क्योंकि रैम वॉलेटाइल मेमोरी की तरह बिहेव करती है। ओके, 69 कहता है UPS स्टैंड्स फॉर। UPS का क्या मतलब है? UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है भाई, वैसे तो UPS एक पार्सल सर्विस का भी नाम है, लेकिन जो है हम जो कि अभी कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात करें तो हमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि जिसकी टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर से मिलती जुलती हो। तो UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर 70 कहता है ASCII इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। तो ASCII जो है वो किस चीज़ की एब्रीविएशन है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड हैं इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के। तो जब ऐसे कभी आप कुछ जो एब्रीविएशन सब आगे आएंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी स्पेलिंग्स देख करके जाइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बेदहानी में जो है ना बिल्कुल मिलते जुलते जो है गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो उससे जो है फिर खामखाई नंबर जो है ना ज़ाया हो जाते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग देख लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 71 कहता है कंपोनेंट ऑफ CPU दैट मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस। कि तमाम के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज कौन सा करता है? यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है मैनेज। मैनेज का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है भाई, कि यानी कि खुद काम कुछ नहीं करेगा लेकिन सबको काम पे लगा के रखेगा। तो CPU का जो वो हिस्सा जो ये हरकतें करता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, लेकिन जो भी प्रोसेसिंग ALU के ज़रिए हो रही होती है उस सब की मैनेजमेंट, उसकी जो है ना सिक्वेंसिंग करना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ओके तो अब हम चलते हैं 72 की तरफ। ये कहता है दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर वायरस। इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो बहुत ही आसान से ऑप्शन दे दिए। सबसे आखिर में देखें CD-ROM लिखा हुआ है, तो CD-ROM तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, वायरस कैसे हो सकता है? बाकी जो शुरू में जितने भी जो 3 नाम हैं, तीनों के तीनों हमारे मेलवेयर्स हैं, वायरसेस में काउंट हो सकते हैं, CD-ROM नहीं हो सकती। ओके 73 कहता है द इंटरनल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर इज़ नोन एज, कि जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर साइंस में क्या यूज़ होती है? उसे हम कहते हैं बूटिंग। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बूटिंग। ओके 74 कह रहा है एक्यूमुलेटर इज़ अ टाइप ऑफ रजिस्टर फाउंड इन, कि एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर होता है वो कहाँ पाया जाता है? अच्छा अभी तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता दें, एक्यूमुलेटर होता क्या है। तो एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि पाया ये जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर, और इसका काम ये होता है कि जो इमीडिएट प्रोसेसिंग का जो आंसर होता है उसको टेम्परेरी तौर पर होल्ड करके रखना इस रजिस्टर का काम होता है। तो ये रजिस्टर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर मौजूद होता है। ओके 75 कहता है अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वर्कशीट इज़ नोन एज, कि उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे जिसकी मदद से हम कोई वर्कशीट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मूला। आप किसी फॉर्मूले की मदद से वर्कशीट के ऊपर जो डाटा होता है उसके साथ अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, हिसाब किताब करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उस हिसाब किताब करना क्या है, आपको उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने एडिशन करनी है डाटा की तो उसके लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज निकालना है एवरेज का करेंगे फॉर्मूला। तो ये चीज़ें, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मूला। ओके भाई उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं 76 द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी इज़, कि सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है। अच्छा अब हमें आंसर जो देना होता है MCQs का, वो नीचे जो गिवन ऑप्शंस होते हैं ना उनमें से जो सबसे बेस्ट फिट होता है वो आंसर देना होता है, ठीक है भाई। वरना अदरवाइज़ अगर आप सोचें सबसे रिलायबल टोपोलॉजी जो है ना उसको तो यहाँ ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है, उसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वो क्यों रिलायबल होती है वो भी अभी रीज़न बताता। तो यहाँ पर जो गिवन आपके पास टोपोलॉजीज़ दी हुई हैं उसमें से बस और रिंग, उनके साथ सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या होता है उन टोपोलॉजीज़ का, कि अगर कहीं उनके मेन वायर में किसी जगह, किसी नोड पर, किसी टर्मिनल पर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप समझ लें पूरा आपका नेटवर्क बैठ गया। कहीं से भी आपकी बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी में किसी जगह पर अगर वायर में कहीं डिफेक्ट आया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ट्री टोपोलॉजी जो होती है तो उसमें भी क्या होता है कि एक बैकबोन पर बहुत सारे इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि एक लैन है सिंगल और उसके साथ मुख्तलिफ ब्रांचेस कनेक्ट हैं नेटवर्क्स की। तो अगर मेन बैकबोन में अगर मसला आ गया तो जितनी भी ब्रांचेस उससे कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी बैठ जाएंगी। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी में हर इंडिविजुअल हमारे साथ सेपरेटली सर्वर से कनेक्ट होता है। तो स्टार टोपोलॉजी जो कि सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी होती है, इसलिए बाकी जो गिवन ऑप्शन है उसमें उनके हिसाब से रिलायबल स्टार टोपोलॉजी है। मैंने क्यों कहा कि भाई इससे भी ज़्यादा रिलायबल एक टोपोलॉजी होती है जो कि मैश होती है। तो मैश इसलिए मैंने कहा क्योंकि जहाँ तक मेरा इल्म है, आप भी सर्च करके देखिएगा, मैश टोपोलॉजी जो होती है वो नेटवर्क रिलायबिलिटी के हिसाब से रफ़ एंड टफ एतबार से सबसे ज़्यादा जो है ना सूटेबल होती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं। तो अगर आपको फ़र्ज़ करें कि अगर आपने किसी दूसरे टर्मिनल से जो है कनेक्शन करना है, कोई मैसेज सेंड करना है, तो आपका सिर्फ एक वन वे लिंक नहीं होता, बल्कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं उस एक डिवाइस से कनेक्ट होने के। तो अगर किसी भी एक चैनल में मसला होगा तो आप उसको ऑल्टरनेटिव वे से भी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसीलिए जो मैश टोपोलॉजी होती है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। तो ये जो आपका इंटरनेट होता है ये भी एक मैश टोपोलॉजी का जो है इसको यूटिलाइज़ करता है। ये जो आपकी ये टोपोलॉजी यूज़ स्पेसिफिकली होती है ये सारी मिलिट्री लेवल पर या डिफेंस लेवल पर जो है इसको यूज़ किया जाता है, ताकि कभी भी मैसेज सेंडिंग में जो है ना हमारे फेलियर ना हो, मुख्तलिफ रिसोर्सेज के ज़रिए वो जो है टारगेटेड जगह तक मैसेज पहुंच जाए। चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट टू डेवलप अ वेब पेजेस, कि इनमें से कौन सी कॉमन लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेब पेज बनाते हैं? तो बहुत ही आसान है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम वेब पेजेस सबसे आसानी से जो है बना सकते हैं।
अब तो और भी बहुत सारी हमारे पास डेवलपमेंट लैंग्वेज है, लेकिन अभी भी जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है इंटरनेट की वेब पेज पर डेवलपमेंट के लिए तो वो HTML है। ओके, नंबर 78 कहता है लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन। इसका हम लास्ट टाइम भी जिक्र कर चुके हैं कि ये लेज़र बीम टेक्नोलॉजी हमारे CD-ROM में यूज़ होती है, और उसको CD-ROM का आपका दूसरा नाम ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 79 कहता है कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट रिफर्स टू। ये सारी चीज़ें कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है ना? कम्युनिकेशन मीडिया को शो कर रहे हैं, टोपोलॉजी को शो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मोड को शो कर रहे हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ हाईलाइट करना भूल गए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब होता है वो ज़राए जिसके ज़रिए आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। यानी आपका डाटा जो है वो जिन जिन डिवाइसेस की मदद से या जिस हार्डवेयर की वजह से जाता है एक से दूसरी जगह तक, उसको मीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक या माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ये सारे के सारा वो हार्डवेयर है जिसकी मदद से डाटा दो टर्मिनल्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया इसका करेक्ट आंसर है। ओके भाई, नेक्स्ट कहता है नंबर 80, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 TB किसके बराबर होता है? तो TB से पहले क्या आता है? GB। तो बस आप ढूंढिए जहाँ GB लिखा हुआ और उसके आगे अगर 1024 भी लिखा हुआ है तो वो उसका करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन 1024 GB करेक्ट आंसर है। नंबर 81 कहता है ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद नंबर 82 हमसे कहता है दिस इज़ द स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स जो कि हमारे डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं ओवर द नेटवर्क, तो वो उसमें से कौन से हैं हमारे? तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है TCP/IP, ये हमारे जो है नेटवर्क की कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स भी कहलाते हैं। इसकी फुल फॉर्म ये होती है कि TCP का मतलब होता है आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और जो उसके साथ IP लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ये हमारे नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस के सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। 83 कहता है दिस इज़ रिलेटेड टू डाउनलोडिंग अ कंप्यूटर फाइल। इनमें से कौन से जो नीचे रूल्स दिए हुए हैं उनका ताल्लुक डाउनलोडिंग ऑफ फाइल से होता है? तो सबसे पहले फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, नहीं। B फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये करेक्ट आंसर है। इसकी शॉर्ट फॉर्म FTP भी होती है, याद रखिएगा। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि FTP स्टैंड्स फॉर, तो FTP का मतलब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप डाउनलोड करें या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या किसी भी डिवाइस के ज़रिए जो आप फाइल्स को सेंड करते हैं, तो उसके लिए जो है ये प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। ओके, अब उसके बाद नंबर 84 हमसे कहता है दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिकल मीडिया। इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कि ऑप्टिकल मीडिया या लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती? तो शुरू में तो देखें तीनों के तीनों जो है वो आपके ऑप्टिकल ड्राइव्स की जो है मिसालें, कि ऑप्टिकल ड्राइव्स जो होती हैं वो CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रोम भी होती है, CDRW का मतलब आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल भी होती है कि उसमें रीड भी कर सकती है और वो राइट भी कर सकती है, और DVD जो होता है वो भी सेम उसी टेक्नोलॉजी को शो करती है। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है बहरहाल उसका ताल्लुक ऑप्टिकल मीडिया से नहीं होता, ठीक है भाई। तो इसमें मैग्नेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डाटा जो होता है मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है, जबकि पीछे जो हमने ABC ऑप्शंस पढ़े उन सब के अंदर जो है हम ऑप्टिकल यानी लेज़र मीडियम को यूज़ करते हैं। नंबर 85 कहता है USB स्टैंड्स फॉर। तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है? हमें पता है USB कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस को। तो इसका B ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद नंबर 86 कहता है दिस इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का किरदार अदा नहीं करता? आपको पता है MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है लेकिन खुद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कंपाइलर जो एक्चुअली ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो D इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नंबर 87 पे कहता है OSI स्टैंड्स फॉर। अभी हमने इससे पहले MCQs में इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि OSI जो है हमारे आपके जो
कम्युनिकेशन होती है नेटवर्किंग की, उसके एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है। ठीक है भाई, तो ये एक OSI मॉडल है। जब भी नेटवर्किंग क्रिएट की जाती है कभी भी, तो उसमें जो है इन रूल्स को, इन प्रोटोकॉल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। तो इन स्टैंडर्ड्स यानी OSI स्टैंडर्ड्स की फुल फॉर्म जो होती है उसे कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है भाई, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है। ओके, 88 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। तो आपको पता है रैम, रोम ये तो प्राइमरी मेमोरी होती है, कैशे भी हमारी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। और आखिर में फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये जो हम आम तौर पे जिसको अपनी USB स्टिक कहते हैं, ये जो हमारी USB ड्राइव होती है, वो एक्चुअली फ्लैश मेमोरी ही कहलाती है। ठीक है भाई, तो उसके लिए वर्ड फ्लैश मेमोरी का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद 89 है डेजी व्हील प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेजी व्हील इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है, किस प्रिंटर की मिसाल है। तो आपको पता है डेजी व्हील जो होता है, इंकजेट तो हो नहीं सकता क्योंकि डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर है और इंकजेट की टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, वो तो इंक स्प्रे करता है। डेजी व्हील जो होता है वो पेपर पे हिट करके जो है प्रिंट करता है। इसी तरीके से हमारे पास लाइन प्रिंटर है, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कैरेक्टर प्रिंटर, वो इसका सबसे ज़्यादा करेक्ट मैच है कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो एक कैरेक्टर प्रिंटर की मिसाल है। क्यों? क्योंकि डेजी व्हील में जो व्हील होता है उसके ऊपर कैरेक्टर इम्पोज हुए हुए होते हैं, और वो कैरेक्टर जब रिबन पे हिट करते हैं तो फिर उसके बाद उस रिबन की इंक का इंप्रेशन उस कैरेक्टर का पेज के ऊपर छप जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर डेजी व्हील प्रिंटर का कैरेक्टर प्रिंटर होगा। ओके भाई, नंबर 90 कहता है द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज मेजर्ड इन, कि हम अपनी मेमोरी की कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। जैसे हर चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट होता है ना, कि वज़न को मेजर करेंगे किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी तरह लेंथ को मेजर करेंगे तो आपका लेंथ को मेजर करने का यूनिट मीटर है। इसी तरीके से मेमोरी की कैपेसिटी यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो जगह है जिसमें डाटा स्टोर होता है उसको मेजर करने का उसका यूनिट क्या होगा। तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम कहते हैं मेगाबाइट्स। ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग मेमोरी कैपेसिटी की मेजरमेंट की बिट से स्टार्ट होती है, बिट सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक थ्योरेटिकल लेवल जो 4 बिट्स हैं जिनको निबल कहा जाता है। फिर उसके बाद उसका हायर यूनिट जो होता है वो हमारे पास बाइट होता है। अब चूँकि अगर हम बिट्स या बाइट्स में कैलकुलेशन करें तो बहुत ही जाइजेंटिक ह्यूज नंबर आएगा, तो कन्वीनियंस के लिए हमने उसका एक बड़ा यूनिट जो है उसको मेगाबाइट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, तो मेगाबाइट इसमें करेक्ट आंसर है कैपेसिटी ऑफ मेमोरी को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 91 कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में बताया था कि जब डिजिटल से एनालॉग होते हैं यानी कि आपके कंप्यूटर से डाटा सेंडिंग हो रहा होता है, तो डाटा सेंड करते वक्त मॉड्यूलेशन होती है, और फिर उसके बाद जब आप अगर एनालॉग चैनल से मीडियम से रिसीव करते हैं डाटा, तो फिर जो कन्वर्जेशन होती है यानी कि उसकी आपके एनालॉग से डिजिटल में वो डीमॉड्यूलेशन होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट 92 कहता है द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। अच्छा भाई, मेमोरी की कैपेसिटी तो मेजर कर ली है, बताइए प्रोसेसर की स्पीड कैसे मेजर करते हैं। गुड है, तो हमारा प्रोसेसर, सोचिए कि प्रोसेसर काम कैसे करता है। यहाँ पे गलत आंसर अंडरलाइन हो गया, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा, जो स्पीड ऑफ प्रोसेसर को मेजर करने के लिए वो है मेगाहर्ट्ज़। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर एक हमारे पास डिजिटल डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है वो परफॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए मेजरिंग यूनिट हर्ट्ज़ होता है। अब आपका प्रोसेसर उतना तेज़ काम करता है जितना तेज़ उसके अंदर से डिजिटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पास होती है। तो जितने ज़्यादा आपके माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रिक डिजिटल सिग्नल की, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तेज़ होगी। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हर्ट्ज़ का भी एक बड़ा यूनिट मेगा हर्ट्ज़ यूज़ होता है, और उसको रिप्रेजेंट कैपिटल MHZ से करते हैं। हर्ट्ज़ का हमेशा Z जो होता है वो स्मॉल होता है। ओके, नंबर 93 कहता है द रजिस्टर दैट कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज कॉल्ड। ये अभी हम पहले भी इससे पहले डिस्कस हुआ था कि ALU के अंदर एक जो रजिस्टर होता है जो कि आंसर्स को सेव करता है, तो उसका नाम था एक्यूमुलेटर। तो रजिस्टर जो कि हमारे ALU के यानी कि जो भी कंप्यूटेशन के रिजल्ट्स होते हैं जिनको वो होल्ड करता है, तो उस रजिस्टर का नाम होता है एक्यूमुलेटर, और ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU का हिस्सा होता है। ओके, 94 कहता है द प्रिंट क्वालिटी ऑफ लेज़र प्रिंटर इज मेजर्ड इन, कि प्रिंट क्वालिटी लेज़र प्रिंटर की कैसे मेजर की जाती है।
अच्छा, अगर आप लोगों ने लेज़र प्रिंटर यूज़ किया हो तो उसके अंदर अगर आप प्रिंट क्वालिटी के ऑप्शन पर जाएँ तो वहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग क्वालिटी सेट करने के 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। एक आ रहा होता है ड्राफ्ट, एक नॉर्मल और एक जो होता है बेस्ट। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इनमें से कोई सा भी नहीं है भाई। तो एक जनरल कंसेप्ट है हमारा कि जब भी हम कभी किसी भी प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो यूनिट होता है ना उसको हम डीपीआई या पीपीआई के तौर पे लेते हैं। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, और पीपीआई भी इसी से मिलता जुलता यूनिट है, पिक्सल्स पर इंच। तो डीपीआई एक हमारा एक कन्वेंशन है कि हम किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कितने डॉट्स पर इंच प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है ना, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा हो सिर्फ 2 मेगापिक्सल्स का, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी हसीन तस्वीर आएगी। लेकिन जितने ज़्यादा आपके मेगापिक्सल्स होते हैं तो उतनी ज़्यादा आप जो भी पिक्चर खींचते हैं तो उसके पिक्सल्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी उतनी ज़्यादा शार्प और क्लियर इमेज आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जो प्रिंटिंग होती है ना, तो उसमें जितने ज़्यादा डॉट्स एक प्रिंटर प्रिंट कर सकता है पर इंच, उतनी ज़्यादा विविड, क्लियर, खूबसूरत सी तस्वीर वो प्रिंट करेगा। तो लेज़र प्रिंटर हो या कोई सा भी प्रिंटर हो, उन तमाम प्रिंटर्स के लिए हमारे पास एक जनरल कन्वेंशन है कि उनकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए प्रिंटिंग क्वालिटी हम यूनिट यूज़ करते हैं DPI। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी ये जो मैंने बताया ड्राफ्ट, नॉर्मल या बेस्ट, ये वो सेटिंग होती है जिससे आप अपने लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं, यानी कि वो इसी DPI की वैल्यू को उनकी इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप बेस्ट पे सेट कर देंगे तो लेज़र प्रिंटर प्रिंट तो निकालेगा लेकिन हर पेज को बहुत स्लो प्रिंट निकालेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स उसके प्रिंट कर रहा होगा तो उसकी प्रिंटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर उसकी क्वालिटी लेस कर देंगे आप, नॉर्मल या ड्राफ्ट पर कर देंगे, तो वो तेज़ तेज़ प्रिंट निकालेगा लेकिन फिर उस पिक्चर में उतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है भाई। ओके, नंबर 95 हमसे कहता है मॉडेम इनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ देम, कि मॉडेम हमारे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए तैयार करता है इन तमाम चीज़ों से। ठीक है भाई, मॉडेम की मदद से आप राउटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस के साथ मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, और इसी तरह मल्टीप्लेक्सर के साथ भी कनेक्ट करते हैं। राउटर के बारे में तो आप जानते हैं कि राउटर जो होता है वो मुख्तलिफ जो है नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए या किसी भी एक नेटवर्किंग के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है भाई, टेलीफोन लाइंस के भी बारे में भी आप जानते हैं। मल्टीप्लेक्सर आपके लिए एक नया वर्ड होगा। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करता ये है कि बहुत सारे इनपुट चैनल्स को एक सिंगल आउटपुट चैनल में कन्वर्ट करता है। इसकी आसान सी मिसाल ये है कि जैसे आपके घर में केबल टीवी है, तो आपके पास वो जो केबल टीवी की जो एक वायर आ रही है ना, उस एक ही वायर के ऊपर आप ARY भी देख रहे हैं, स्टार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारे के सारे जो चैनल हैं कार्टून नेटवर्क के, वो सारे के सारे आपके उसी एक वायर पे आ रहे हैं। सही है भाई। तो अब आप ये नहीं कि आपने एक ARY के लिए केबल लगवाया, एक आपने जो है ना स्टार वालों का लगवाया, एक आपने HBO लगवा लिया, नहीं, सारे के सारे देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग ट्रांसमिशंस, अलग अलग चैनल से एक ही वायर पर आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इस डिवाइस को मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है और उसका काम मुख्तलिफ मल्टीपल इनपुट चैनल्स को सिंगल आउटपुट में जो है ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो एक ही आउटपुट चैनल में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं। तो मॉडेम चूँकि इन सबके साथ यूज़ हो जाता है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर होगा इस MCQs में ऑल ऑफ देम। ओके भाई, अब 96 हमारी सेंचुरी होने वाली है। तो 96 हमसे कहता है HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, तो स्पेलिंग का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह नंबर 97 में हमसे पूछता है विच इज़ कॉल्ड अ सिक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन सा है जो कि सिक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम होता है। तो लव सिक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये होता है कि गाने या कोई भी चीज़ या कोई भी डाटा आपका सिक्वेंस में हो। गाने का लफ्ज़ इसलिए मुँह से निकल गया क्योंकि इससे ना फ़ौरन दिमाग में ना पुराने ज़माने की ना कैसेट्स आती हैं। वो इस तरह से कि अगर आपके पास आपने यूज़ किया होगा टेप रिकॉर्डर, तो ओल्ड एज का आपने देखा होगा अभी अब्बा दादा के पास, तो उसमें होता क्या था कि गानों की कैसेट्स होती थी, वो लगाओ, उसके बाद जब आप प्ले दबाएंगे तो पहले पहला गाना प्ले होगा, फिर उस पहले गाने के प्ले होने के बाद ही सेकंड गाना आएगा। उसमें आपके पास रैंडम एक्सेस का ऑप्शन नहीं होता कि आपने उसको जो है ना लगा करके कैसेट को आपने अपनी मर्ज़ी से कहा भाई तीसरा गाना चलाओ, तो या तो फास्ट फॉरवर्ड करके भागते हुए जाएँ, ठीक है ना, रुक रुक के चेक करें हाँ भी तीसरा स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो होती है ना सीक्वेंस, यानी एक डाटा के बाद फिर उसके बाद अगले डाटा की बारी आएगी, इसे कहते हैं सीक्वेंशियल स्टोरेज।
और जो आज के दौर में हमारे पास मेमोरी होती है, रैम मेमोरी जो होती है, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आपका कोई सीक्वेंस का चक्कर नहीं होता, उसमें आप रैंडमली किसी भी जगह से जो रैम में डाटा मौजूद है कहीं से भी उस डाटा के पैकेट को उठा सकते हैं। तो अब सीक्वेंस जो कि एक मैग्नेटिक टेप उसका करेक्ट आंसर है, तो मैग्नेटिक टेप वही कैसेट ही की फॉर्म होती है, ठीक है भाई, जिसको मैं गानों की कैसेट कह रहा था वो एक्चुअली एक मैग्नेटिक टेप होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे जो ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या डीवीडी, इन सब के अंदर आपके पास सिक्वेंशियल स्टोरेज नहीं होता बल्कि रैंडम स्टोरेज फैसिलिटी होती है। ओके भाई 98 लाइन प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइन प्रिंटर किसकी मिसाल है? तो लाइन प्रिंटर की वर्किंग टेक्नोलॉजी भी एग्जैक्टली वही होती है जो कि आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जैसी होती है, यानी कि स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है, इसलिए इसको भी इम्पैक्ट प्रिंटर में काउंट किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके भाई 99 कहता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, ये मैं दोहरा चुका हूँ कि 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं निबल। तो निबल यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और जो 8 बिट्स हो जाते हैं जिनको हम बाइट कहते हैं, तो उसे बाइट जो है वो हमारा मेजरिंग यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट जो है मेजरिंग यूनिट कहा जा सकता है। ओके अब नंबर 100 वो कहता है अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड, मशीन कोड मतलब 0-1 की ज़बान में जो ट्रांसफॉर्म करता है वो क्या है? अब इसके ऑप्शंस में कंपाइलर आ रहा है, असेंबलर आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है, ऑल ऑफ देम। ड्राइवर तो ऐसा नहीं करता, कंपाइलर और असेंबलर ये दोनों यही काम करते हैं कि मशीन कोड में कन्वर्जन करते हैं। तो अब क्या करें? अब दो चीज़ें हम हमारे पास चॉइस किसको, इसमें अकड़ बकड़ करके लगाएं या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपने असेंबलर लगाया तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। हालांकि असेंबलर का काम भी यही होता है कि वो भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन असेंबलर की लिमिटेशन ये होती है कि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्जन की सलाहियत रखता है। असेंबलर और किसी दूसरे जो जनरल लैंग्वेज के जो आपके इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म नहीं करता, वो सिर्फ अपनी किसी असेंबली लैंग्वेज ही के जो है प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। जबकि कंपाइलर जो होता है वो एक जनरल पर्पस हमारे जो आज के दौर में जो लैंग्वेजेस हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो ये ज़्यादा जनरली तौर पे सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करता है, जबकि असेंबलर सिर्फ असेंबली कोड को मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। तो इस छोटे से टेक्निकल डिफरेंस की वजह से कंपाइलर यहाँ ज़्यादा सूटेबल आंसर है। ओके भाई अब उसके बाद नंबर 101 कहता है अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ, कि जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जैसे MS वर्ड, तो वो किस किस्म के सॉफ्टवेयर की टाइप में आता है? और ऑप्शंस में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम तो नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम MS वर्ड नहीं करता, ना ही MS वर्ड कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके 102 कहता है माइक्रो प्रोसेसर रैम एंड बसेज आर नोन एज, कि भाई माइक्रो प्रोसेसर रैम और बसेज जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं? अच्छा इसके आगे जो बी लिखा हुआ ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है हार्डवेयर। ठीक है भाई, तो ये बी बाय मिस्टेक आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर इस MCQs का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हार्डवेयर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर रैम और बसेस ये तीनों के तीनों टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं, तो ये जो हैं सिर्फ सी कैटेगरी के अंदर यानी हार्डवेयर में आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलें भाई उसके बाद नंबर 103 कहता है MBR इज़ एन एक्रोनियम फॉर। MBR किसका एक्रोनियम है यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप जानते हैं MBR मेमोरी बफर रजिस्टर को कहते हैं। ठीक है भाई, या इसका एक और नाम भी होता है, हम इसको डेटा मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। ओके भाई 104 कहता है टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम मेमोरी टू अ माइक्रो प्रोसेसर एंड वाइस वर्सा इज कैरिड बाय, कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान डाटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके ज़रिए होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी डाटा बस। अच्छा भाई अब हम चलते हैं लास्ट MCQs की तरफ। वो कहता है द चीपेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी इज़। लास्ट टाइम भी जो हमारा लास्ट MCQs था उसमें भी बस आई थी और इस दफ़ा भी बस ही आई है। ठीक है भाई, तो ये इत्तेफाक है कि बस पे ही हमारी बस हो जाती है। तो सबसे जो सस्ता तरीन नेटवर्क है, नेटवर्क टोपोलॉजी यानी जो सबसे कम खर्च में आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, वो आप बस टोपोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। उसमें कोई
हमारे पास ज़्यादा खर्चा नहीं होता और इस टोपोलॉजी को सर्वरलेस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बस और रिंग टोपोलॉजी जो होती हैं उनके लिए एक और निकनेम यूज़ होता है, इनको सर्वरलेस टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा चीपेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और इसके साथ ही जो है हमारे एमसीक्यूज़ हो जाते हैं ख़त्म। तो हमने ये पिछले अभी 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ किए हैं। इंशाल्लाह ताला अगर वक्त मिला और हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह आगे जो मैं खुद से अगर कोई एमसीक्यूज़ बनाऊंगा तो फिर उनकी भी आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो 3 चैप्टर्स मैंने बताए थे उनको ज़रूर जो है शुरू में बताए थे फर्स्ट वीडियो में, उनकी ज़रूर रीडिंग करिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।